Hello everyone, welcome to UPSC by Prateek Saurabh. This is Nidhi Singh Chauhan, and let me tell you something about myself in a brief. I have experience of 4+ years in teaching for UPSC and other government exams. I have worked with some prestigious institutions named An Academy and Target UPSC. Moving forward, let us understand एंड डू पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स. हमें सबको पता है कि लास्ट के 50 दिन बचे हैं. अब इसमें मैक्सिमम कैसे हम कर सकते हैं, जो पढ़ी हुई चीजों को है उसको हमें कन्वर्ट करना है रिजल्ट्स में. ठीक है, तो अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स. तो एक तरह का इसको क्रैश कोर्स ही समझना. ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं. अब प्रियम्बल. प्रियम्बल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी टू कवर टॉपिक है, प्लस इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता है. आपने सबने पढ़ा होगा, इसको फास्ट 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 रिवाइज करते हुए चलेंगे. सबसे पहले इसके जो टेक्स्ट है उसी पे जाते हैं. प्रियम्बल बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये हमारा क्या है, साथ साथ में रिवाइज करते चलो. आई नो आप सबको आता है, और मेरे साथ रिवाइज करते चलो. वी क्या बताता है, सोर्स. We, the people of India, having solemnly resolved, constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. What does it define? It defines the nature. ये क्या डिपिक्ट करता है, नेचर. किस चीज का नेचर, नेचर ऑफ आवर पॉलिटी, नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कैसी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अभी घबराना मत कि ये सारे वर्ड्स क्या है, एक बार उनको सबको साथ में एक एक करके लेंगे. And to secure to all its citizens justice, social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, opportunity, and promote among them all, fraternity, assuring the dignity of individual. ये चारों चीजें क्या बता रही है, ऑब्जेक्टिव्स. तीन चीजें लर्न हुई. वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है, सोर्स. कैसा नेचर है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सेक्युलर. फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी. और फिर फाइनली बताया था डेट ऑफ एडॉप्शन. ठीक है, ये कुछ चार चीजें हमें पता होनी चाहिए. आगे चलते हैं, इनके एक एक करके टर्म्स देखेंगे. उसके पहले एक चीज देख लो कि प्रियम्बल जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आया है, ये इसका बेस क्या है. इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किसने करा था, जवाहरलाल नेहरू जी इसको लेके आए थे. इंट्रोड्यूस करा था उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने. इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946. एंड फाइनली इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1947 से. ये कुछ चीज जो हम कर रहे हैं ना, ये प्रीलिम स्पेसिफिक कर रहे हैं. सिंस हमारा अभी टारगेट क्या है कि प्रीलिम्स आ रही है, जल्दी जल्दी चीज खत्म हो जाए, एक एक टॉपिक, तो उसको ऐसे वे में आपको करना है. और ऐसे ही आप भी नोट्स बनाते जा सकते हो साथ साथ में. हमें सोर्स पता चल गया, नेचर ऑफ पॉलिटी पता चल गया, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है. क्या था, 26 नवंबर 1949. आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पढ़ी हुई चीज भी है और एक तरह का रिविजन जैसा हम उसको कवर करना चाहते हैं. अब करते हैं, एक एक टर्म को लेते हैं. ठीक है, एक एक टर्म को अगर हम लेंगे तो सबसे पहले चलो कवर करते हैं सॉवरेन. सॉवरेन से आप लोग क्या समझते हो, सॉवरेन का सीधा सीधा अर्थ है कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं हो. अब कैसे नहीं होगा, मान लो ये हमारी कंट्री है, अब इसमें इंटरनल जैसे कुछ रायट्स हो गए, जैसे कुछ नेक्सलाइट्स हो गए, अब वो हमारी यहाँ की पॉलिटी को पूरा अफेक्ट या कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड इवन बाहर के फैक्टर्स, किसी और कंट्री में होने वाली चीजों का हम पे इफेक्ट आ सकता है, बट वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकती हमें. जो भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, सारी चीजें होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, सीधी सी बात. सो सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है, देयर मस्ट बी नो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेरेंस. यानी हम और इंडिया की बात करें तो ये क्या बताता है कि इंडिया ना ही कोई डिपेंडेंसी है, और ना ही किसी के अधिकृत है, ना ही डोमिनियन है. ठीक है, और हम क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है. दूसरी चीज,
अच्छा, एक और उसमें चीज होती है कि जो यूएन का डिक्लेरेशन हुआ था, तो क्या हम उसके अंडर में आते हैं? तो इंडिया एक मेंबर है, बट क्या उसके अधिकृत है? नहीं। हम हमारे हिसाब से हमारी गवर्नेंस चलाते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। सोवरेन, सोवरेन हो गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट हमें पता है, सबका साथ, सबका विकास। बस इसमें ये याद रख लेना, सबका साथ सबका विकास। अब हो क्या रहा है कि सोशलिस्ट की भावना जो होती है वो होती है कि सबको साथ में लेके चलने की भावना भावना। ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे गांधी जी जो थे, वो इस चीज को बढ़ावा देते थे कि जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको भी हमें रेज करने पे फोकस करना चाहिए, और जो अपर पार्ट ऑफ सोसाइटी है उनको भी इनकी मदद करना चाहिए। सो वी बिलीव इन मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। सोशलिस्ट का क्या मतलब हुआ कि सबका साथ सबका विकास हम ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाह रहे हैं कि सब बराबरी से हिस्सा ले पाए और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बने हमारी। ठीक है। ये जो सोशलिस्ट वर्ड है, ये पहले से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड था क्या? तो नहीं इंक्लूडेड था। याद रखना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है। आई होप कि समझ में आते जा रहा है, और इसको क्रैश कोर्स जैसे फटाफट क्विक रिवीजन जैसे समझना, और अपना भी नोट्स बनाते जाना साथ साथ में। ठीक है। हम किस में बिलीव करते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में बिलीव करते हैं। हम किसको जैसे मार्क्सिज्म और गांधीइज्म में हम ब्लेंड फॉलो करते हैं। ठीक है। इसका ब्लेंड फॉलो करते हैं। अगला, सेक्युलर। आपने ऑब्वियसली क्वेश्चन देखा होगा, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म का डिफरेंस। तो पहले ये तो समझ लेते हैं कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लिया था। और अब सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट हैज नो रिलीजन, बट इट इट सपोर्ट्स ऑल डिफरेंट रिलीजन्स टू ग्रो। ठीक है। ऐसा अगर भारत के बारे में बात करें, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो सपोर्ट नहीं करेगा, जबकि सारे रिलीजन्स, सारे आ, धर्म को बराबर से सपोर्ट करेगा और सबको बढ़ाने में मदद करेगा। पार्शियलिटी नहीं होगी। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म। ठीक है। ये भी था क्या? इंक्लूडेड नहीं था। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा सोशलिस्ट और एक पढ़ा सेक्युलर। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लिया गया था। ये डायरेक्टली प्रीलिम्स का पॉइंटर है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। तो हाँ, ये हमें याद रखना है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन है? नहीं है। आर्टिकल हमारे 25 से 28 में रिलीजन पे कवर होता है। ये सेक्युलरिज्म को ही डिपिक्ट करता है। डेमोक्रेटिक, हमें सबको पता है डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, कि से किसका रहेगा? लोगों का। पीपल की अथॉरिटी है। पीपल के पास क्या है? अथॉरिटी। किस चीज की अथॉरिटी? डिसाइड करने की कि हमारा कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब इसमें डेमोक्रेसी में भी अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो कुछ डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक होता है रेफरेंडम, एक होता है इनिशिएटिव। नाम से ही सब समझ में आ जाएंगे अभी। एक होता है रिकॉल, होता है प्लेबिसाइड। रेफरेंडम, ऐसा सपोज करो कि एक क्लास है, आपको क्लास मॉनिटर चूज करना है। तो उसमें आपने खड़ा कर दिया दो ऑप्शंस, से राम एंड श्याम।
सारे बच्चों को बोल दिया कि ठीक है डिसाइड करो, चूज करो राम और श्याम में, जिसको ज्यादा वोटिंग मिल गई, लाइक हैंड्स ऊपर करके, क्योंकि रेफरेंडम जब करते हैं इतनी बड़ी कंट्री का साइज नहीं होता, इवन काउंटिंग में ही हो जाता है, तो काउंट करके जिसके ज्यादा होंगे वोट, वो जीत जाएगा। दिस इज नोन एज रेफरेंडम। इनिशिएटिव, जब लोग आगे से प्रस्ताव लेके आते हैं कि हम चाहते हैं कि ये नियुक्त हो इस पद पर। रिकॉल, जब क्वेश्चन बन गया कि ये जो एग्जिस्टिंग जो हमारी गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर पा रही, इट्स टाइम टू रिकॉल एंड चेंज, दैट मीन्स रिकॉल। प्लेबिसाइड, दिस इज जनरली यूज्ड जब हमें बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करने होते हैं। एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हमें पता ही है, जैसे हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं हम, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, हम लोगों को चूज करते हैं, फिर लोग उसमें से फिर फाइनली हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको सिलेक्ट करके लाते हैं। क्लियर? अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालते जाना, वी विल सॉल्व इट। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक। रिपब्लिक का सीधे सीधा मतलब क्या है कि कोई भी हेरिडिटिकल डिटरी हेड नहीं होगा। यानी कि पहले ऐसा होता था, राजा, फिर राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा। नहीं, हम ये फॉलो नहीं करते, हम मोनार्की सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम रिपब्लिक सिस्टम फॉलो करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट यानी जो हाईएस्ट हेड एग्जीक्यूटिव है वो बनने के काबिल है। तो हमारा कोई भी हेरिडिटरी हेड होगा क्या? नहीं होगा। ऑल्सो दो चीजें और बताता है। क्या? पहले तो ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी कि ये जो अथॉरिटी है ये लोगों के हाथ में है, एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल। किसी भी सिंगल इंडिविजुअल के हाथ की अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, लोगों के पास अथॉरिटी है। दूसरी बात यह है कि कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। यानी सबको सबको क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रिपब्लिक से क्या याद रहा कि कोई भी हेरिडिटरी हेड नहीं है, यह जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? लोगों के पास है, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल के पास। और कोई भी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कैन बी अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ स्टेट। जस्टिस। अब एक बात बताओ कि हमने जस्टिस, ये क्वेश्चन आ सकता है, जस्टिस कहां से लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से, या नहीं रशिया रख लो, ठीक है, रशिया। अब जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि आपको हर तरीके से सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर तरीके से आपको क्या मिले, आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब हुआ कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स पे, इनकम पे, उस चीज पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हुआ कि वोटिंग में सबको राइट्स है। सोशल जस्टिस क्या हुआ? कास्ट बेसिस, रिलीजन बेसिस पे आपको, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। सीधा सीधा अर्थ है। कहां से लिया है? रशिया से। लिबर्टी। लिबर्टी से क्या समझते हैं कि हमें फ्रीडम है किस चीज की? चूज करने की। वी हैव राइट टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, ऑब्वियसली विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि लिबर्टी को लेके कि इट प्रोवाइड्स अ राइट टू डेवलप इंडिविजुअल एंड डेवलप वन सेल्फ फुल्ली करके। डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। तो हाँ, ऑब्वियसली ये हमें राइट देता है कि नहीं देता है? लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब ये है कि हम हमारी लाइफ को हम हमारे तरीके से जी सके। ऑब्वियसली उसमें किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अदरवाइज यू हैव फ्रीडम टू चूज वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। फाइन। सो इट प्रोवाइड्स फॉर लिबर्टी ऑल्सो। ये सारी जो चीजें हैं कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, ये सब हमारे प्रीएम्बल में दिया है। इट इज अ प्रीफेस टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें एक गाइडलाइन बता रहा है, ठीक है, कि हम कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है।
इट इज द फ्रंट पेज, जैसे इंडेक्स नहीं होता कि क्या 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 इस बुक में मिलेगा आपको, दैट इज ऑल व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे। अब लिबर्टी ऑफ क्या है, हमारी प्रियम्बल में क्या था, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन सब की आपको लिबर्टी है, आपके पास फ्रीडम है। बट ये क्या एब्सोल्यूट है? तो नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। याद रखना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों ही टर्म जो अब आगे आएगी, हमने कहाँ से लिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो फ्रांस। हमने क्या पढ़ा था? जस्टिस कहाँ से लिया है? रशिया। लिबर्टी, LEF याद रखना, कहाँ से लिया है? फ्रांस। फाइन। इक्वालिटी, इक्वालिटी से क्या समझते हैं? समानता। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अगर तीन लोग एक ही कंडीशन में हैं तो उनके साथ किसी एक को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सबको इक्वल ही ट्रीटमेंट मिलेगा और इक्वल तरीके से ही उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, बस इतना समझना है। ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17 और 18, 14 से 18 में हम इसकी ही बात करते हैं। फाइन। दूसरा, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है कि नहीं हमारे पास? ऑब्वियसली है। कैसे? सबको इक्वल, सबकी वोट की वैल्यू है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेटर्निटी पे। फ्रेटर्निटी से क्या समझते हो? ब्रदरहुड, भाईचारे से रहेंगे सब। ऑब्वियसली इंडिया इज अ लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब साथ में अच्छे से रहेंगे तो हमारी कंट्री क्या होगी? ग्रो होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हम सब भाईचारे से रहें, ब्रदरहुड। कहाँ पर हम देख सकते हैं? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल नंबर 51A में भी हम इसी को प्रमोट करते हैं। कैसे? उसमें लिखा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को प्रमोट करना है। ऑल्सो अगर हम देखें और कहाँ कहाँ पर फ्रेटर्निटी, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है कि नहीं है हमारे पास? ऐसा नहीं है स्टेट कोई अलग सिटीजनशिप नहीं है या कोई और प्रिविलेज हो तो उसके पास कोई और अलग से सिटीजनशिप नहीं है, सबकी एक कॉमन, सब बराबर वैल्यू रखते हैं। फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, या प्रियम्बल इतनी इम्पोर्टेंट है भी सही क्या? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज कि इट इज व्हाट? प्रीफेस। प्रीफेस का क्या मतलब हुआ? जैसे हमारी नोटबुक का इंडेक्स होता है, ये वो सारी चीजें बताती है, ये हमारा नेचर बताती है, हमारे कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स बताती है, किसके पास अथॉरिटी है ये बताती है। तो इसने ये सब कुछ हमें शॉर्ट में बता देती है, एक ब्रीफ, एक तरह का पेपर है हमारे लिए जो बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है। फाइन। चलो, अब पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान से समझना। आई वुड लाइक यू टू राइट डाउन 3 केसेस, बेरूबारी, बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती और LIC वाला केस। ईयर लिख लो, 1960, 1973 और LIC ऑफ इंडिया वाला केस 1995। अब क्या हुआ? अब देखो, ऐसे अगर लक्ष्मीकांत और उसमें पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में, बस यहाँ पे क्विक समझ लो कि बेरूबारी यूनियन केस था, वो आया, उसने बोला कि प्रियम्बल जो है वो कौन से उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, बेरूबारी ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो उसका पार्ट क्या है? नहीं है।
ये एक जनरल पर्पस बताता है, बट ऐसा नहीं है कि ये उसका ही पार्ट हो जाएगा। फिर आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस बोला कि नहीं, इट इज द की फीचर, इट इज द की एलिमेंट, जो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं, नेचर बता रहा है, तो हाउ कैन इट नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसको भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। बेरुवारी ने क्या बोला कि ये बस एक उसका प्रोविजंस बता रहा है, ये उसको हाईलाइट कर रहा है, एक जनरल पर्पस सॉल्व कर रहा है कि हाँ क्या है, वो एक पेज है, नॉर्मल पेज है, तो उसको पार्ट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। केशवानंद भारती ने बोला कि नहीं, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि ये उसका ही तो नेचर बता रहा है और ये उसी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। LIC ऑफ इंडिया केस वाज द कंफर्मेशन केस टू केशवानंद भारती केस। तो इसने भी क्या बोला कि हाँ, ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट है और उसने उसको कंफर्म कर दिया, कंफर्मिटी विद द केशवानंद भारती केस कर दिया। तीन चीजें समझ में आई, यानी अब फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस। पहले वाले ने क्या बोला कि ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये उसका पार्ट नहीं है। दूसरे वाले ने बोला, केशवानंद भारती केस में आया कि नहीं, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और LIC ने उसको कंफर्म कर दिया। बस इतना याद रख लोगे, वही काफी है। एक और चीज इसमें जो याद रखने की वो ये है कि जो प्रियम्बल है, अब ठीक है पार्ट तो है, बट क्या ये मेन आधार है क्या पावर का? सो नहीं, इट इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ पावर। और ना ही क्या है, प्रोहिबिशन किस पर? अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी प्रियम्बल है उसके बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं सुनाया जाएगा और ना ही ये लेजिस्लेचर की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये मत भूलना, ठीक है? ये क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है MCQ में। अब दूसरी बात कि ये प्रियम्बल जो है, क्या ये जस्टिसिएबल है? तो नहीं, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। प्रियम्बल के बेस पे कोई कोर्ट नहीं जा सकता कि हाँ हमारा उल्लंघन, ये प्रियम्बल, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे चले जाते हैं कि हमारी ये राइट का उल्लंघन हुआ है तो हम कोर्ट में जाके उसके लिए जस्टिस पा सकते हैं, तो क्या प्रियम्बल के बेस पे भी जा सकते हैं? नहीं। ठीक है। और प्रियम्बल क्या हो सकती है? कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। ये तीन चीजें याद रख ली, सॉर्टेड है। क्या प्रियम्बल अभी तक अमेंड हुई है? तो हाँ, ओनली वन टाइम अमेंड हुई है। हमने ऑलरेडी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखा 1976। तो इसमें तीन वर्ड ऐड करे हैं प्रियम्बल में, जिसमें कौन कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। फाइन। सो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ऐड करें और ये हमारा वैलिड इसको माना गया। आई होप कि ये जो भी हमने क्विक रिवीजन जैसे पढ़ा ये आपको क्लियर होगा। अब क्या करते हैं कि हम एक रूल बना लेते हैं कि हम हर क्लास के बाद 2 MCQ कर लेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखो, इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, तो हमने पढ़ा था जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। बस इतना याद रख लोगे तो ही पता चल जाएगा। प्रियम्बल तो होना ही चाहिए। आगे पढ़ो। अब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एक बात बताओ, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो उसमें हम ऐसा कुछ जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं अलग से, और वो भी दैट टू इकोनॉमिक जस्टिस पढ़ते हैं क्या? वेर एज जब हम DPSP पढ़ते हैं तो हम उसमें किसकी बात करते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हम उसमें बात करते हैं कि जब सबको कैसा राइट मिलना चाहिए, आर्टिकल नंबर 39 में हम बात करते हैं सिक्योर होना चाहिए आपको एम्प्लॉयमेंट, जो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला पार्ट है वो सिक्योर होना चाहिए। और DPSP को तो हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है। तो प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसका
आंसर बन जाएंगे। आंसर पढ़ लो। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, जो हमने करा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एम करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। जो मैं बोल रही थी कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। दूसरा, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। तो ठीक है, पार्ट तो है, और लीगल इफेक्ट है कि नहीं है देखते हैं। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो यूं ही गलत हो गया। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, तो नहीं। हमने उसमें अलग से पढ़ा था कि ना ही ये सोर्स ऑफ पावर है और ना ही प्रोहिबिशन है, तो ये बिल्कुल सेम लीगल इफेक्ट तो हो नहीं सकता। फोर्थ पढ़ते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पार्ट। तो ठीक है, अगर हम ए और डी में कंफ्यूज भी हुए तो हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं कि ये ज्यादा सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, तो ये तो यूं ही गलत हो जाएगा। फाइन। आगे आप कुछ इसके केसेस पढ़ सकते हो। आई होप दैट यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, एंड please stay connected for further lectures, and we'll cover polity most important themes, we'll cover most important articles that are in news and amendments, या जिस भी चीज पर अभी न्यूज प्रेजेंटली है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, क्या कनेक्शन है, गवर्नर्स, विल कवर all of that one by one. I hope that you enjoyed it, and see you in the next video.